आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हर इंसान को किसी न किसी चीज का शौक जरूर होता है। एक वक्त पर मुझे भी था मछली पकड़ने का। ये मेरा वो शौक था जिसे मैं हर रोज पूरा करता था अपने एक दोस्त जतिन के साथ। जतिन जो कि मेरे बचपन का दोस्त था और मैं जहाँ कहूँ मेरे साथ वो वहीं चला जाता था। एक दिन की बात है, मैं और जतिन गांव के तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों मगर गांव के तालाब में मछलियां नहीं मिल रही थी। तभी जतिन मुझसे बोला, साला 2-4 दिन से मछली नहीं मिल रही, पता नहीं क्या हुआ है। अभी जमींदार साहब का तालाब होता ना तो इतनी मछलियां मिलती कि हम रख नहीं सकते। इस पर मैंने जतिन से पूछा, कौन जमींदार साहब? कहाँ है उनका तालाब? पहले तो कभी सुना नहीं है नाम। तो जतिन बोला, छत्तीसगढ़ गांव में एक जमींदार साहब रहते थे। वो हमारे रिश्ते में लगते थे। जब जमींदार साहब जिंदा थे तब मैं एक आध बार उनकी हवेली में गया भी था। उनकी हवेली के बगान में एक छोटा सा तालाब अभी भी है, पर वहाँ कोई जाता नहीं है। जतिन की पूरी बात सुनकर मैंने कहा, क्यों? वहाँ कोई नहीं जाता, ऐसा क्यों? तो जतिन बोला, दरअसल उसी हवेली में जमींदार साहब की लाश मिली थी। उनका सर गायब था। तब से छत्तीसगढ़ गांव के लोगों का मानना है कि उस हवेली में जमींदार साहब की आत्मा भटकती है, पर मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। इस पर मैंने जतिन से बोला, इन सारी चीज़ों पर तो मैं भी विश्वास नहीं करता। एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं छत्तीसगढ़। वहाँ तालाब में मछली भी पकड़ेंगे, साथ ही 2-4 दिन हवेली में रहकर भी आएंगे। इससे गांव वालों का भ्रम भी टूट जाएगा। मेरे से ये सुनकर पहले तो जतिन मना कर रहा था, मगर मेरे जिद करने पर वो मान गया। जिसके बाद हम दोनों ने कल ही छत्तीसगढ़ जाने का फैसला किया। और हम जो फैसला कर लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अगले ही दिन करीब दोपहर के 4 बजे तक हम लोग छत्तीसगढ़ गांव में उस हवेली के सामने थे। जतिन ने जैसा बताया था हवेली बिल्कुल वैसी ही थी, बड़ी और शानदार। हवेली के पीछे की तरफ एक बड़ा सा बगान और एक छोटा सा तालाब था। वही तालाब जिसके बारे में जतिन ने मुझे बताया था। हवेली के अंदर अभी भी सब कुछ एकदम नया जैसा था। बड़े बड़े राजा महाराजा की तस्वीरें जगह जगह पर लगी हुई थी। खैर, मैंने और जतिन ने एक कमरा चुन लिया और उसी कमरे के पलंग पर लेटकर आराम करने लगे। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, उस हवेली के आसपास एक भी घर नहीं था, सिर्फ खुला मैदान और जंगल। अब तक शाम हो चुकी थी और हमने बहुत आराम कर लिया था। तभी जतिन बोला, चाय पिएगा? तो मैंने बोला, हाँ, पर कैसे? यहाँ कहाँ मिलेगा सामान? तो जतिन बोला, वो सब की चिंता तू मत कर, मैं सारा सामान लेकर आया हूँ। रुक, मैं अभी किचन से चाय बना कर लाता हूँ। और इतना बोलकर जतिन नीचे किचन में चला गया। हम लोग दूसरी मंजिल पर थे, लिहाजा मैं पलंग पर से उठा और कमरे की बालकनी में आ गया ताकि थोड़ी फ्रेश हवा मिल सके। शाम के उस हल्के अंधेरे में आसपास सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। हालांकि आसपास कोई घर तो नहीं था, मगर हवेली से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। अभी मैं बालकनी पर खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी हवेली के बाहर से मुझे 2-4 लोग जाते हुए दिखे। उनकी पोशाक से वो मंदिर के पुजारी मालूम पड़ रहे थे। चलते चलते वो लोग जब हवेली के मेन दरवाजे के पास से गुजर रहे थे तभी उनमें से एक पुजारी की नज़र मुझ पर पड़ी और वो पुजारी चलते चलते एकदम से रुक गया और मुझसे बोला, आप कौन?
इस हवेली में क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला, जी मैं जमींदार साहब का रिश्तेदार हूँ, यहाँ 2-4 दिन रहने आया हूँ। इस पर वो पुजारी हैरान होते हुए बोला, रिश्तेदार इस घर में? ठीक है, कोई बात नहीं, मंदिर खुला ही रहता है रात भर। इतना बोलकर वो तीनों वहां से चले गए। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर उस पुजारी ने ऐसा क्यों कहा, पर शायद अगर मैं उस पुजारी की बात समझ जाता तो उसी रात मेरे साथ उतना बुरा नहीं होता। खैर, थोड़ी ही देर में जतिन चाय लेकर आया। हमने चाय पिया और आपस में गप्पे लड़ाने लगे। तभी जतिन बोला, अब तो रात हो गई है, तो कल रखते हैं मछली पकड़ने का। इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, कल ही रखते हैं, पर रात के खाने का क्या होगा? तो जतिन बोला, बगान के पीछे कुछ सब्जी वगैरह लगे होंगे, आज रात तो उसी से काम चल जाएगा, कल फिर देखते हैं। जतिन की बात पर हामी भरते हुए मैंने कहा, तुझे आता भी है खाना बनाना? कहीं नमक की जगह चीनी तो नहीं डाल देगा? तो जतिन बोला, तू आज उंगलियां चाटता रह जाएगा। जिस पर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, फिर बना देखते हैं। जिसके बाद जतिन खाना बनाने चला गया और मैं वापस से बालकनी पर जाकर खड़ा हो गया। बाहर अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था और खामोशी ने उस पूरे इलाके को अपने गिरफ्त में ले लिया था। इस तरह का सन्नाटा और खामोशी मैं अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार देख रहा था और कहीं ना कहीं मन को सुकून भी मिल रहा था। तब रात के 8 बज रहे थे। तभी मैंने मन ही मन में अपने आप से कहा, कहाँ है भूत? अभी तक तो कोई नहीं दिखा, फालतू में गांव वाले डरते हैं। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी नीचे से जतिन के चीखने की आवाज़ मेरे कानों में आई। आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और भागते हुए जतिन के पास जाने लगा। भागकर मैं सीधे किचन रूम में घुसा तो पाया कि जतिन ज़मीन पर पड़ा हुआ है और किचन की खिड़की से बाहर यानी बगान की तरफ देखकर मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। जतिन का इशारा समझकर मैंने जब उस खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने जतिन को सहारा देकर उठाया और पूछा, क्या हुआ? चीखा क्यों तू? और ऐसे डर क्यों रहा है? इस पर जतिन ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, उधर बगान में कोई था, उसका सर नहीं था। इस पर मैंने बोला, अबे तुझे कोई वहम हुआ है, ये सब कुछ नहीं होता, पागल। इस पर जतिन बोला, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सच में देखा था। इतना तो मैं भी जानता था कि जतिन मजाक करने वालों में से नहीं है और बचपन से लेकर अभी तक मैं पहली बार जतिन को इतनी बुरी तरह से डरा हुआ देख रहा था। इसलिए मुझे उसकी बात को गंभीरता से लेना ही पड़ा। जिस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, हो सकता है कोई चोर वोर हो, हमें देखना चाहिए, तू चल मेरे साथ। जिसके बाद मैंने कहीं से एक डंडा जुगाड़ किया और जतिन के साथ हवेली के पीछे वाले दरवाजे से बगान में आ गया। वाकई में बगान बहुत बड़ा था। बगान में चारों तरफ पूरा अंधेरा छाया हुआ था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे हाथ में एक बैटरी टॉर्च था, लिहाजा हम उसी टॉर्च की रोशनी को बगान में इधर उधर घुमाकर उस आदमी को तलाशने लगे जिससे जतिन डर गया था। मगर जहाँ तक नज़र जा रही थी, हरे हरे पेड़ पौधों के अलावा कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब कोई आदमी नहीं दिखा, तब मैंने जतिन से बोला, किसको देख लिया यार तूने? यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो जतिन बोला, पर भाई मैंने देखा था, मेरा विश्वास कर, थोड़ा और ढूंढते हैं ना। जिसके बाद हम दोनों
टॉर्च लेकर बगान में आगे की ओर जाने लगे। आगे चलते हुए मैं किसी आदमी पर कम, जमीन पर ज्यादा नजर रखे हुए था, क्योंकि जिस हिसाब से बगान में पेड़ पौधे और घास थे, सांप बिच्छू का होना जायज ही था। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें किसी के जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों ही एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। वो आवाज़ उस तरफ से आ रही थी जिधर वो तालाब था, लिहाजा हम दोनों उस ओर भागे। उस तालाब के पास पहुंचकर हमने देखा कि एक आदमी पानी में डूब रहा है और लगभग डूब ही चुका है, क्योंकि उस आदमी के सिर्फ 2 हाथ ही दिख रहे थे। ये देखने के बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे पानी में उतरने लगा। लगभग कमर तक पानी में उतरने के बाद मैंने अपनी लाठी को उस आदमी के हाथों की तरफ बढ़ाया तो उस आदमी ने लपक कर मेरी लाठी पकड़ ली। मगर ये क्या, खुद पानी से बाहर निकलने की जगह उल्टा वो आदमी मुझे पानी में खींचने लगा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। इतने में ही जतिन भी मुझे पीछे से खींचने लगा और जैसे तैसे खींचकर हमने उस आदमी को गहरे पानी से कम गहरे पानी में लाया। तब जाकर हमें उस आदमी का शरीर दिखा तो उसका बदन देखकर मेरी चीख निकल गई। उस आदमी का हाथ पैर पेट सब कुछ था, बस उसका सर नहीं था। और वो सिरकटा आदमी पानी से निकलकर हमारी ओर बढ़ रहा था। तभी जतिन ने मुझे पानी से खींचकर बाहर निकाला और हम गिरते पड़ते मंदिर की ओर भागे। पूरी रात हमने जैसे तैसे उस मंदिर में ही कटाई और सुबह होते ही वो घर और गांव छोड़ दिया। पर उस रात की घटना याद करने पर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।